अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक जानिब वो कर रहे हैं सालिसी, दूसरी जानिब वो कर रहे हैं मार्च की तैयारियां। एक तरफ जलसों का स्केड्यूल आ रहा है तो दूसरी जानिब बैकडोर राब्ते भी जारी हैं। इमरान खान अपनी सुकड़ती स्पेस और सपोर्ट को बहाल करने के लिए खासे इस्तराबी कैफियत में मुब्तला दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन आज एक और जलसे में उन्होंने बयान ये दे दिया कि मेरी जो भी तैयारियां हैं, मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है, उसके हवाले से मेरे लोग नहीं जानते, मेरे पार्टी के मेंबर्स आगाह नहीं हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार साहब और नवीद चौधरी साहब। सबसे पहले पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्या समझते हैं कि क्या तरीके इंसाफ के सियासी खेल का फाइनल राउंड अब शुरू हो चुका है? देखिए, कोई फाइनल राउंड नहीं होता। जैसे आपने अभी कहा कि बैकडोर ये सब चीज होती रहती है। कोई भी ऑपोजिशन गवर्नमेंट हम से इसको गेज करें। अब नेचुरली एज हर किस्म की वो एक आप कह लो थ्रेट भी दे देंगे, एक वार्निंग भी दे देंगे और बताएंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान इस्लामिक पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। इट इज ठीक है, वी हैव फॉल्ट्स, वी हैव इश्यूज, लेकिन इस तरह नहीं है कि कोई भी आके इसको रन डाउन कर देगा। बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि भाई मैंने इस्लामाबाद में जाना है, लॉन्ग मार्च करनी है, बिल्कुल उनका हक है, करें। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर वो आउट ऑफ लाइन जाते हैं तो वेदर इट इज इमरान, शहबाज और एनीबॉडी, तो देन दे विल हैव टू बी स्टॉप्ड एंड चेक्ड एंड इफ नेसेसरी अरेस्टेड। अब जो आपने सवाल किया है, ये सब बेस कि ये कहां तक जाए और इनका अरेस्ट होता है या नहीं होता है, फिर आप डिटरमिन करेंगे कि ये फाइनल राउंड है, ये सेमी फाइनल राउंड है। क्योंकि इसके ऊपर हर चीज डिपेंड करती है ऑन के शुड ही बी अलाउड, कैन ही बी अलाउड, विल ही बी अलाउड टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू। अब ये डिपेंड करता है, और जो अथॉरिटीज टू बी, जो कि आप कह लो कि एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसको गेज करेगी, वो इसके प्रोज एंड कॉन्स गेज करेगी और उसके बाद एक डिसीजन आएगा। लेकिन डिसीजन उसी वक्त आएगा जबकि कार्ट्रिज यहां से पहले फायर होगा कि हाँ भाई मैं आ रहा हूं, अब तुम बताओ क्या है, अब तुम बताओ क्या है। राना सनाउल्लाह ने आपके सामने बड़ी एक कैंडिडेट और बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जो इक़दाम लेती है वो लेती रहेगी। सो इसके अंदर मैं समझता हूं कि सारी जो पिक्चर है, इट डिपेंड्स कि वेदर इमरान गेट्स अरेस्टेड और नॉट, और अगर तो वो अरेस्ट होता है फिर आपके आगे डेवलपमेंट स्टेट होती है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं जो हालात हैं वो इतने कंड्यूसिव नहीं है और इतने अच्छे नहीं है कि आप कहेंगे कि भाई ये करो। अब काफी इस वक्त स्टोरीज निकल रही हैं कि हाँ जी इमरान खान को अरेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अरेस्ट करेंगे किस बेसिस पे आप करेंगे, क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। जिस तरह हम स्पीकर की बात जमीर साहब, आपका पॉइंट आ गया और टाइम भी मुकम्मल हो गया। मैं इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आती हूँ। आप क्या समझते हैं, 25 मई को भी इमरान खान ने एक मरतबा कैपिटल की जानिब रुख किया था, अगले ही दिन कह दिया कि जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी मैं वापस आऊँगा 6 दिन बाद, और अब भी उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के बाद पॉसिबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च की कॉल देने वाली थी, लेकिन हम देख रहे हैं जलसों का एक स्केड्यूल आ गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये कॉल दी जाएगी और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुतहर्रिक है उस कॉल के लिए? इमरान खान जो अपना खेल खेल रहा है हमारे ज़रिए, वो बहुत अच्छा खेल खेल रहा है। अप्रैल से लेके अब तक रोज़ाना हमारे ज़रिए एक ऐसी बात कहलवाता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका उसके पास मनसूबा ही नहीं है, जिसके उसके पास प्लानिंग ही नहीं है। हर रोज़ एक नई बात वो कर देता है और हम सब इस्तेमाल होते हैं और हम उस पर बहस करते हैं कि क्या वो 12 आदमी लेके आएगा, वो 14 आदमी लेके आएगा, और यही वो चाहता है। वो रहना चाहता है टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर और हम उसको रखे हुए हैं, यही उसकी कामयाबी है और इसके लिए मैं उसको फुल मार्क्स देता हूँ। उसको ना किसी ने गिरफ़्तार करना है, ना वो कभी गिरफ़्तार होगा। आखिरकार इतना प्यारा बच्चा है, इतना लाडला बच्चा है, इतनी उस पर मेहनत की गई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस प्यारे बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया जाए। अलबत्ता हम बहुत खूबसूरत इस्तेमाल हो रहे हैं, रोज़ हर वक्त देखें ना। अभी उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई दिन ही नहीं दिया, कोई तारीख ही नहीं दी, और हम हैं कि आपने सवाल कर दिया और अब ये हम चारों के चारों बंदे 8 मिनट तो इसी पे बात करते रहेंगे। तो मैं तो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ये सवाल जो पीजे मीर ने किया है कि उसको गिरफ़्तार क्यों किया जाए, इट विल डिपेंड ऑन हिज क्राइम्स। वाह, ये वो चाहता है। ठीक है,
जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं 2011 से लेकर 2021 तक जो फ़ज़ा थी वो इमरान खान के लिए खासी सपोर्टिव दिखाई दी, लेकिन 21 में हालात बदल गए, तो क्या अभी इमरान खान के लिए जो माहौल है वो तंग है? जी, माहौल अगर उनके लिए साजगार होता तो पहले दिन ही इस किस्म का धरना देते या पाकिस्तान को जैम करते कि जिसके नतीजे में सिस्टम मफलूज होकर गिर जाता, लेकिन ज़ाहिर है वो सूरत आलम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात पैनल के मौजूद अरकान ने कही है, उसमें ये फ़र्क तो हमें देखना होगा कि अगर वो लाडले हैं तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। वजूहात बड़ी सिंपल हैं कि माजी में जितने भी हुक्मरान इक़्तिदार से अलग हुए हैं उनके साथ कुछ और सलूक हुआ, इस दफ़ा कुछ और हो रहा है, इसलिए आज हम यहाँ डिस्कस करने पर मजबूर हैं। अब ये हमारी ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा हम क्या डिस्कस करें। वो कह रहे हैं कि मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ धरना देना है, तो ज़ाहिर हम उसी को डिस्कस करेंगे। और बार बार ये कहा जा रहा है कि कोर्ट्स उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दे रही हैं, और ये बात सच भी है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं। एक बात यह है कि करेंगे वो क्या। यकीनी तौर पर कोर्ट्स ने पिछली दफ़ा उनको एक गाइडलाइन मुरतब करके दी थी कि आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, ये करेंगे, ये हदूद होंगी, ये क़यूद होंगी। और वो गाइडलाइन तो बरकरार हैं, उसकी खिलाफवर्जी हो गई थी, उस हवाले से रिपोर्ट्स जमा है, कोई फैसला नहीं आया। जहाँ तक ये बात है मैं बहुत ज़्यादा बंदे ले आऊँगा, मैं कोई ऐसा ऐलान करूँगा सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। 2014 में इन्होंने कहा था कि 1 लाख मोटरसाइकिल सवार लाहौर से निकलेंगे, वो गिनती के लोग थे, गुजरांवाला में थोड़ा सा पथराव हुआ और उसके बाद कहीं रुका ही नहीं काफिला। फिर उन्होंने कहा आज रात मैं एक ऐसा खौफनाक ऐलान करूँगा, हुकूमत हिल के रह जाएगी, और नवाज शरीफ आज तुम सुकून और गोलियाँ लेकर सोना। रात को उन्होंने ऐलान किया कि आज से किसी ने यूटिलिटी बिल नहीं देने, पैसे हुंडी के थ्रू भेजो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, बैंकों के चैनल से ना भेजो। ये 2 ऐलान किए। तो अगले दिन लोग लाइनों में लगकर बिल जमा करा रहे थे, करते यार किस काम पे लगा दिया इसने हमें। बाद में पता लगा मसूफ ने अपना भी बिल पे कर दिया, बनी गाला कभी। तो कोई ऐलान वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ बैलेंस करने के चक्कर में मामला इस तरह से चल रहे हैं, और ये मुल्क के साथ सरीन ज़्यादती है। खुद हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उनके आप बयान देखें, बयान क्या हैं। वो कहते हैं इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, की जाए, होनी चाहिए, ये है वो है, कर नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है कि उन्हें खदशा रहता है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे तो अदालतें रोक देंगी। मैं समझता हूँ कि इरफान कादर जैसे माहिर वकील को आज वजारत दाखिला का मुशीर भी बना दिया गया, मामले खसूसी और एहतसाब के लिए भी। अब ये मामला इसी तरफ जा रहा है कि वो कहते हैं केसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम डरते हैं कि जैसे ही हम कोर्ट जाएंगे कोर्ट हमें रोक देगी, तो इसका सदबाब भी तो करना है ना। ऑलराइट, वो मुकदमात के लिए प्रेशर अब आ रहा है और इरफान कादर उसी लिए ठीक है, यानी इमरान खान फिल वक्त दबाव में मौजूद हैं। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं 27 मार्च को जो खत इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे में लहराया था उसका तो ड्रॉप सीन हो चुका है, तो अब इमरान खान का बयानिया मजबूत नहीं रहा, उनके पास और कोई बात नहीं है जिसको वजह बना के अवाम को इंगेज किया जाए। क्या इसलिए मार्च को लाइमलाइट में रखा जा रहा है कि मार्च की कॉल देंगे, मार्च की कॉल देंगे, और वो तारीख है कि आने को नहीं? पहली बात तो ये है कि आपने इमरान खान को जो डर और खौफ की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत डर और खौफ में मुब्तला है, इमरान खान नहीं है। इमरान खान तो बड़े कॉन्फिडेंटली अपनी चालें भी चल रहा है, अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहा है, और मज़े के साथ हुकूमत को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि हुकूमत और हमारे हकीम सनाउल्लाह साहब को कुछ समझ नहीं आ रही कि होना क्या है। इसलिए उन्होंने आज ही पूरे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगा दिए हैं, ताकि अभी से उनको डर खौफ इतना बैठा हुआ, उनको तो ख्वाबों में भी इमरान खान आना है। इमरान खान ने कॉल देनी है या नहीं देनी, ये सिर्फ इमरान खान को पता है, लेकिन जिस तरीके से उसने आज जलसों का ऐलान करके हुकूमत को कंफ्यूज किया, हुकूमत के अपनी ही बस में कोई बात नहीं रही। एक अब हुकूमत क्या ऑप्शन डिस्कस कर रही है कि इमरान खान को रोकने के लिए, कि जनाब गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, 1। दूसरा, जो ढके छुपे अल्फाज में वो कहते हैं कि हम फौज को भी बुला सकते हैं, और इमरान खान की काउंटर स्ट्रेटजी इनको पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि इमरान खान, जैसे आपने अपने शुरू में बताया, इमरान खान इतना कॉन्शियस और इतनी समझदारी से इस वक्त खेल रहा है कि इनको काउंटर करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। उसको पता है कि उसके फ़ोन मॉनिटर हो रहे हैं, इसके साथियों के फ़ोन मॉनिटर हो रहे हैं, ही नोज एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी क्या कर सकता है वो। उसकी 3 जगहों पे तो हुकूमत है, अगर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बॉर्डर पे बंदे बैठा दे, अपनी टीमें ले आए और उधर ही धरना दे दे, तो इस्लामाबाद वाले कहाँ खड़े होंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ ऑप्शन ही हैज़, जिससे वो हुकूमत को परेशान करता रहेगा और हुकूमत परेशान
होती पीजे साहब, मैं आती हूं आपकी तरफ। जहां तक बात है अदालतों की, लाडले का, मैं अब इसका क्या जवाब दूं? पूरी कौम देख रही है इस वक्त लाडला कौन है, कौन लंदन बैठा हुआ है, कौन जहाज से आ रहा है, और हुकूमत क्या कर रही है? लाडला लाडला लाडला। कौन सा लाडला? आप घूम फिर के, जब आपके कैपेसिटी नहीं है तो आप अदालतों पे डालते हैं। आप तो चाहते ही हैं पहले दिन से कि हर चीज आपकी मर्जी की होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, आप तो हुकूमत में आए भी अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट के लिए थे। ठीक है जावेद साहब, मैं पीजे मीर साहब का पॉइंट इसमें शामिल करती चलूं। जी पीजे साहब बताइएगा। देखिए, नंबर 1 ये इफ्तिखार का पॉइंट है, बड़ा 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 सॉलिड पॉइंट है। व्हाट हैव यू अचीव? देखिए, द ओनली थिंग व्हिच वी कैन अचीव इज, ये आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये वर्किंग बाउंड्री है। क्या आप इसको क्रॉस करके पार्लियामेंट में चले जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस में चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले जाएंगे? व्हाट विल हैपन? क्या हुकूमत गिर जाएगी? दिस इज नॉट हाउ वी रन कंट्रीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने मुल्क अगर आगे लेके चलने हैं तो उसके भी कोई मोडालिटी है, आपने उस मोडालिटी पे चलना है, किसी के थ्रेट पे नहीं चलता। वैसा वर्षा कर लो या इस तरह कर लो। कंट्रीज डू नॉट रन ऑन थ्रेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। ठीक है पीजे मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये एक बनाना रिपब्लिक नहीं है जहां पर एहतजाज और धरनों की सियासत करके अपनी मर्जी के फैसले मनवाए जाएं। इसी के साथ अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे नवाज शरीफ की जानिब से की गई बात पर। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के हमरा लंदन में गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जिन जजेस ने नाइंसाफ़ियाँ की उनसे हिसाब लेना होगा, उनको जवाबदेह ठहराना होगा। उन्होंने कहा कि सियासत अपनी जगह, लेकिन किसी के साथ इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मुझे माजी का हवाला देना पड़ेगा। मुझे याद आता है कि 1979 में भी एक फ़ैसला हुआ था और ये फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ था, जो उस वक्त तो अमल उस पर करवा लिया गया, लेकिन बाद में लेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर नसीम हसन शाह ने एतराफ़ करते हुए कहा कि ये जो फ़ैसला दिया गया, ये फ़ैसला नहीं दिया जाना चाहिए था, ये एक सयाद धब्बा है जुडिशल सिस्टम पर। तो इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ साहब ने भी जो बातें दोहराई, उन्होंने सिर्फ अपने दुखों का जिक्र किया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मेरी बीवी बीमार थी, मैं कहता रहा कि थोड़ी सी ताख़ीर कर दी जाए, मेरा उससे रब्ता करवा दिया जाए, लेकिन ये सब नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या अदालतें इस फैसले पर गौर करेंगी एक मरतबा फिर से? आपने जिस का हवाला दिया जिस चीफ जस्टिस का, ये सब कुछ उसने मेरे प्रोग्राम जवाबदेह में तस्लीम किया था। बिल्कुल। तो बात यह है, वक्त गुजर जाता है लेकिन अपने पीछे बड़े गहरे ज़ख्म छोड़ जाता है। हमारे मुल्क की तारीख़ में कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। वही नवाज शरीफ जो रांदे दरगाह था, कल फ़र्ज़ करें लोग उसको इलेक्ट कर लेते हैं और वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो क्या उन लोगों को शर्म नहीं आएगी जिन्होंने ज़ाती अना की बिना पे, ज़ाती मुखासमत की बिना पे, ज़ाती दुश्मनी की बिना पर उसके साथ ये सलूक रवा रखा कि उसने कहा कि मेरी बीवी से बात करवा दो, और वो डेथ बेड पे थी, बात नहीं करवाई। उसको जाके कुछ घंटों के बाद बताया कि आपकी जो बीवी है वो फौत हो गई है। ये किस किस्म के लोग थे? ये किस किस्म के लोग हैं? बड़ी GIT बनाई गई, ऐसी ऐसी कवानीन की सतरें निकाली गई काली किताबों में से। हैरान हो गया। एक ने तो पूरा वो नावल है सिसिलियन माफिया का, वो पढ़ के सुना दिया। गॉडफादर। तो किसी न किसी को तो कुछ जवाब देना होगा। मैं तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का जवाब मांगता हूँ आज। तो ये बात सिर्फ नवाज शरीफ मुतालबा नहीं कर रहा, एक साबका प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह भी ये मुतालबा कर रही है, उसके लवाक भी ये मुतालबा कर रहे हैं। इंसाफ दो, इस्तेमाल मत हो लोगों के हाथ में। ठीक है पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आती हूँ और एक और माजी का ही हवाला देती हूँ। मरहूम चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की जानिब से जो फैसला दिया गया था, अगर आपको वो याद हो, जिसमें कानून साज असम्बली को बर्खास्त किया गया था। कुछ फैसले माजी में इस तरह के किए गए हैं जिनको रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो क्या अदालतें नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफियों का जो है कोई सलूशन फाइंड आउट कर पाएगी? क्या उसका कोई हल निकल पाएगा? देखिए, हल क्या निकलेगा जी? जवाबदेह में
जस्टिस नसीम हसन शाह ने इफ्तिखार से भी बात की, मेरे Q&A के अंदर उन्होंने भी यही बात की। बाद में कहना कि जी हमसे गलती हो गई है, हमारे पे प्रेशर्स हैं, हमने अपना भी देखना होता है, तो फिर ये आप किस जस्टिस की बात करते हो? आप एक आदमी को ऑन हेयर से आप पकड़ पके और स्प्लिट जजमेंट के ऊपर आप उसको देते हो, तो आप किस जजमेंट की बात करते हो, किस जस्टिस की बात करते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं इफ्तिखार। ये मैंने गिलानी साहब से बात की थी, मैंने कहा जी पिटिशन डालें आप अंदर, बिकॉज टेक्निकली उनको ही इज बीन हैंग्ड एज अ मर्डरर, सो वी नीड टू, वो कहते हैं ना उसको ओब्लिटरेट कराओ, he is not been hanged as a murderer, उसको बताओ कि injustice has been given in this particular case. So ये जाएगा केस डाला हुआ उन्होंने, let's see आगे क्या होता है। Coming to नवाज शरीफ, देखो नवाज शरीफ has every right, अगर आपको वो नहीं पसंद तो ठीक है, बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी तो ना करो ना यार। नाइंसाफी क्यों करते हो? या तो आपने जरदारी का ले लो, 11 साल आपने उसको मर्डर का, एक्सटॉर्शनिस्ट का, मनी लॉन्डर का, किडनैपर का, हर चीज आपने, फिर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया, तो आपके मुंह पे चपेट पड़ी है कि नहीं पड़ी? मुझे बता दें, पड़ी है आपको चपेट कि आपने इस आदमी को इतना गंदा किया, 11 साल उसकी जिंदगी आपने उड़ा के रख दी, फिर आप उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आर यू लिविंग इन? आज नवाज शरीफ के हर किस्म का चार्ज तुमने लगाया, लगाओ, मैं कहता हूं लगाओ, बट प्रूव इट। द क्वेश्चन इज प्रूविंग इट। जहां सूट करता है वो जजमेंट जल्दी आ जाती है, जहां नहीं आती वो नहीं आती। बिल्कुल सही है, नवाज शरीफ कहते हैं यार मैं तो उनकी वाइफ के साथ जिस वक्त वो फाइनल फ्लाइट पे लंदन गई, आई वाज ऑन द सेम फ्लाइट, और रास्ते में मेरी उनसे बातें हुई हैं, बड़ी डीप बातें हुई हैं, जहां कि उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी निकलेगी ऑन सीट 1A, शी टोल्ड मी, और निकली बाद में। सो द क्वेश्चन इज, आप किसी को पुश करते हो ना, लोग निकलते हैं और निकलेंगे। मरियम क्यों निकली है? अपने बाप के लिए। बेनजीर क्यों निकली? अपने बाप के लिए। ये तो दोनों नॉन पॉलिटिकल थे, वो फॉरेन सर्विस में जाती थी या कुछ और कर रही थी, मरियम अपनी हाउसवाइफ थी। ये निकले क्यों? कि जब आप किसी को स्टाइफल करते हो ना, किसी को वो कहते हैं ना पुश, वो क्रंच टू अ पुश और पुश टू अ क्रंच, तो फिर यही होता है। ठीक है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। देयर इज नो टू वेज। इमरान की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उसके साथ, इंसाफ मिलना चाहिए। पीजे मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नवीद चौधरी साहब, आपको याद होगा 1999 में जब सिविलियन हुकूमत के थी, लेकिन नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर को भी इसी तरह नॉकआउट किया था, आपको वो वक्त भी याद होगा? जी बिल्कुल, वो एक टेप भी पकड़ी गई थी मलक क़य्यूम साहब वाली, यकीनी तौर पर वो जिन्होंने, और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी जिन्होंने रिकॉर्ड की, फिर उन्होंने मौके के मुनाज़ से वो रिलीज़ कर दी। होता यूँ है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इससे आगे आ जाएँ हम, आपने देखा होगा कि कैरी लूगर बिल के मामले पर जो तनाज़ा पैदा हुआ था, उसमें नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सियासतदानों को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन बात इससे बड़ी है जी, बात ये है कि मेमो गेट पर भी चले गए, कैरी लूगर बिल के बायस से वो सारा मामला पैदा हुआ था ना। अब बात यह है कि देखना तो यह है कि इदारों ने का क्या किरदार है। एक अगर कोई बंदा इस्तेमाल हो रहा है, किसी सियासतदान ने कोई दरख्वास्त दे दी है या किसी और ने कह दिया, इदारे क्या कर रहे हैं? क्या जजों का ये काम है? तो बात यह है कि केस क्या था, ले किधर गए। मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि अभी नवाज शरीफ नाहल नहीं हुए थे, एक बड़ी ही अहम ब्रीफिंग दी गई 70-80 लोगों को, टॉप जो मीडिया के लोग थे। उसमें एक साहब ने सवाल कर दिया एक बहुत अहम शख्सियत से, अहम तरीन शख्सियत से, कि जनाब आप इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं, इनके पैसे लाएं और चीज़ें पकड़ें। तो उनका जवाब क्या था? उस वक्त अभी नाहल नहीं हुए थे, कहते पैसे तो इनके अपने हैं, सही, वो तो बच्चों के बयानात से थोड़ी सी जो मसला एक पैदा हुआ है उसको सेटल करना, पैसे तो इनके हैं, हम कहाँ से लाएं? तो ये उनका उस वक्त जवाब था। ये अदालतों के अंदर जो मामला चल रहे हैं, इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज तब निकलेगा जब आप इनको भी अकाउंटेबल ठहराएंगे। अच्छा, सबको पता है कि केस क्या है, किसी से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अलमिया ये है कि किरदार अदा ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनके हिसाब का निज़ाम मौजूद ही नहीं। उन्होंने खुद अपनी बागडोर किसी और के हाथ में सौंपी हुई है, वो जैसे चला था वो चलते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं बार बार कि खुदा के लिए 5 जजेस नहीं लाएं, जज पूरे करो, जज पूरे करो, जज पूरे नहीं, 90 दिन का टाइम लिखा हुआ है कवायद के मुताबिक, 5 महीने हो गए, जज पूरे नहीं हो रहे। नवीद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंसाफ फराहम करते हैं उनका अपना एहतसाब होना चाहिए? यस, 100%, 100%। जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बात पर कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, अब उस पर क्या हो सकता है? क्योंकि नवाज शरीफ की गुफ्तगू तो हम सभी ने सुनी, वो सिर्फ दुख ही अपने शेयर कर रहे थे। सबसे पहले तो हम सबको मुबारक देनी चाहिए पूरी कौम को, फाइनली नवाज शरीफ साहब टीवी स्क्रीन पे तो नज़र आए।
कैसे आए अब ये मुझे नहीं पता कि क्या कानून की इजाजत पाबंदी थी या लगवा नहीं दो, थी, उसमें दरखास्त पाबंदी दो। थी या नहीं थी, मुझे दरखास्त क्या दो, जरूरत जाके दरखास्त है। दो। हुकूमत उनकी है, उनको 5 महीने नहीं, लगे, दरखास्त दे दो, उनकी दरखास्त अपनी देने से तो तुम्हें रोक नहीं सकता कोई। अपनी हुकूमत में 5 महीने बाद नहीं, आए, ये भी दरखास्त दे दो सोचने यार, की बात सुबह है। जाके लेकिन दरखास्त दो सुप्रीम कोर्ट में। उनकी जो गमज़दा तकरीर थी ना, वो एक चार्जशीट थी। उन्होंने अकाउंटेबल करने की कोशिश की है हुकूमत को और अदारों को, जो कि ठीक बात है। अगर उनके साथ जुल्म हुआ है तो फिर मेरा क्वेश्चन ये आ जाता, हम घूम फिर के अदलिया को और अदारों को तो कह देते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो सुप्रीम अथॉरिटी है इस मुल्क में, पार्लियामेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काबीना है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं करते अकाउंटेबल लोगों को? आज तो भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है ना, काबीना भी उनकी है, पार्लियामेंट में अब तो अपोजिशन भी नहीं है, अपोजिशन लीडर भी उनका अपना है ना। तजवीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर को मियां नवाज शरीफ ने जो एलिगेशंस लगाई हैं अदारों के खिलाफ और उसके बाद हुकूमत के खिलाफ उस वक्त की, उस सब के खिलाफ चार्जशीट करना चाहिए। हुकूमत को सुबह कमीशन बनाना चाहिए। हाँ, कमीशन बना के नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ का जो टाइम है उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, सर, मैं एक पॉइंट ले लूं जब वो इफ्तिखार साहब से। कमीशन बनाएंगे तो कहेंगे भाई भाई की हक के लिए कमीशन बना रहा है, तो और बनाए ना। यही आदमी तकरीर भाई कर रहा भाई होगा की यहाँ बात पे बैठ नहीं के। है, बात भाई भाई की नहीं है। अगर भाई भाई को चार्जशीट कर रहा है, भाई ने accountable भाई को करने की चार्जशीट कोशिश नहीं कर किया, रहा है, भाई अदारों को भाई ने मुलायम करने कहा की कि कोशिश जजेस कर ने रहा है, नाइंसाफी तो की उन है, अदारों को उनसे किसने हिसाब पकड़ना? लेना चाहिए, तो जवाब कौन देना लेगा है। हिसाब? तो आप बता दें, तो उनका हिसाब कौन लेगा? कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगी। पार्लियामेंट। तो नहीं, मैं क्या अभी- कह रहा हूं, अभी- मैं भी हाँ, यही कह रहा हूं ना नहीं, कि पार्लियामेंट उनका वो एहतसाब मैंने क्यों नहीं जवाब भी करती? दे दिया ना, तुम कहोगे यार ये वही पार्लियामेंट है ना, पुराने पुराने पड़ावा से मियां इंसाफ साहब मिले। ने नहीं, यही अदालतें साथ देंगी, ये अपना फैसला बदलेंगी। इन अदालतों ने 50 मजलूम बनने ये वो अदालत है कि जो पहले कहती है ड्रैकोनियन लॉ है, अब ड्रैकोनियन लॉ कर रहे हैं जो खुद कानून बनाया था। तो ये अपना फैसला बदल मियां देंगे। साहब उसका मजलूम क्या? बनना चाह रहे हैं। ठीक है। मजलूम वो बनना चाहने नहीं चाह रहे, के मजलूम बिना है। दाम मामला है। अब उनको पता है कि जो मजलूम बनना अवाम नहीं है चाह रहे, ना, मजलूम है। ये अदालत अवाम ने- को आपका पता पॉइंट है। आ गया। लेकिन मैं इफ्तिखार साहब की बात से ही इस सेगमेंट का इख्तिताम करूंगी, वो ये कि जुडिशल मर्डर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हुआ, इंसाफ तो उस पर भी नहीं हो सका, मामला वो भी पेंडिंग है, मामलात और भी बहुत से पेंडिंग हैं। लेकिन अब आज जो एक और सानहा पेश आ गया है सवात में, उस पर भी हम करेंगे बात। अभी एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सवात में बच्चों की स्कूल वैन पर होने वाले हमले में ड्राइवर जाँ बहक हुआ है, जबकि 2 तालिब इल्म जख्मी हुए हैं जिनकी हालत नासाज है। एक बच्चा तो ऐसा भी बताया जाता है जिसको 3 गोलियां लगीं। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि आज से 10 साल पहले भी सवात में ही मलाला यूसुफजई पर भी हमला हुआ। वो हमला महज मलाला यूसुफजई पर तो नहीं, मगर पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की एक साजिश था। मलाला यूसुफजई की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में मलाला तो बच गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, जिन्होंने बाद में तालीम पर बहुत काम किया, अमन के फ़रोग़ के हवाले से बहुत काम किया, लेकिन आज उसी अमन की ज़रूरत सवात में एक बार फिर से है। ऑपरेशन पाक फ़ौज की जानिब से किए गए ऑपरेशन रद्दुल फ़साद किया गया, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब किया गया, अमन कायम तो कर लिया गया, लेकिन एक बार फिर जब से TTP के साथ मामलात जो हैं वो स्मूथ नहीं चल रहे, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। सवाल मैं नवीद चौधरी साहब आपकी जानिब लेकर आऊँगी कि क्या कालादम TTP की सवात में मौजूदगी अमन के लिए ख़तरा है? आप क्या समझते हैं? एक तो मैं इस वाक़े की बड़ी मजम्मत करता हूँ और बड़ी एक क्रिटिकल जंक्चर में हम फिर आ गए हैं। देखें, जब ड्यूरल लाइन पे बाढ़ लग गई, उसके बाद KP के गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। हमें इंतहाई अफसोसनाक इतलात मिली कि TTP को भत्ता देने वालों में हुकूमत में शामिल शख्सियात शामिल हैं, और इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब एक MPA लियाकत अली ख़ान पर हमला किया गया और उसमें वो ज़ख्मी हुए, 4 गार्ड उनके जाँ बहक हो गए। वो अस्पताल में थे तो PTI की हुकूमत में शामिल कोई शख्सियत उनकी इयादत के लिए जाने को तैयार नहीं थी। तो ये तो आपकी हुकूमत का हाल है। अब हर काम आप डाल देते हैं जी सिक्योरिटी फोर्सेस के सपुर्द, फ़ौज के सपुर्द के ऑपरेशन हो। यकीनी तौर पर इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सूबाई हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हो चुकी है और मामला अब बहुत संगीन हो गया। इस वाक़े से 2 दिन पहले जो कुछ बाबू सर टाप पे हुआ वो भी सबने देखा, किस तरह से सूबाई वज़ीर को अगवा किया गया गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के, किस तरह से बंदे छुड़ाए गए। उसके बाद अब मामला ये है कि पाकिस्तान को फिर
पत्थर के ज़माने में ले जाने के लिए, तालीम पर हमला करने के लिए एक निजी स्कूल की वैन पर फायरिंग की गई। ये सारी सूरत हाल है। मुझे लग रहा है कि अब मामला उसी तरफ जाएगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मैदान में आकर इनका गला कराना पड़ेगा। ये वही सवाल था जिसके मतलब दुनिया कहना शुरू हो गई थी ये पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। मुल्ला फजलुल्लाह का जो रेडियो था वो वहाँ के कौमी रेडियो का दर्जा अख्तियार कर चुका था। वो अपना रेडियो स्टेशन चला के जो हदायत देता था वही हुक्म थी, वही शरीयत थी, वही कानून था। फिर पाक फौज ने जब ऑपरेशन किया, हालांकि ये पूरी दुनिया का ख्याल था, वो इतना कामयाब ऑपरेशन था, ऑपरेशन राह रास, कि उसके नतीजे में अमन भी लौट आया, खुशहाली भी आ गई और लोगों के कारोबार भी चमक उठे। ठीक है ना, तो हमें मिसक्रिएंट से मुज़ाकरात नहीं करने, जो आइन मानता आ जाए, जो नहीं मानता फिर उसका मुकाबला बंदूक से करेंगे। सर आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन वज़ारत दाखिला की जानिब से ये बताया भी गया कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके साथ राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, थ्रेट अलर्ट्स भी हैं, उसके बावजूद कोई पेशगी इक़दामात नहीं किए गए और इस तरह का सानहा पेश आ गया। पीजे मीर साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, TTP की मौजूदगी सवात में कितना बड़ा सवालिया निशान है अमन के लिए? देखिए, एज फार अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लेते हैं, TTP डज नॉट एग्जिस्ट इन माई बुक। ये एक आउटलॉड एक बैंड है, चोर हैं, मर्डर्स हैं, कातिल हैं सिविलियंस के, तो आप इनसे कैसे बात करेंगे? बिल्कुल सही कहा नवीद साहब ने भी, इफ्तिखार ने भी कई दफ़ा कहा, जावेद ने भी और बुखारी साहब ने भी, हम सब ने इस पर मुत्तफिक हैं कि आप ऐसे लोगों से बात नहीं करते। लेकिन आपने देखा है कि हमारा फेलियर क्या है। हमारा फेलियर ये है कि आपकी जो पुलिस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल्स इज द पुलिस, आपने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया है, उसका मोराल आपने गिरा दिया है, वो काम नहीं करना चाहता, वो आपका डिफेंस नहीं करना चाहता। जब वो इस तरह की एक नौबत आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपका लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल एक फेलियर आ जाता है। दूसरी बात आपकी जो आती है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि अगर तो आपने इनको काउंटर करना है, इनको मार के इनकी लाशें पब्लिकली टांगे ताकि लोगों को पता चले, दुनिया को पता चले, क्योंकि हम जो करेंगे, हिंदुस्तान तो सबसे पहले हमारे साथ वो इसके इख्तिलाफात करेगा और प्रोपेगेंडा करेगा, लेकिन हमें लोगों को बताना है कि इनफ इज इनफ। जो आदमी आपकी बहन, बेटी, माँ बाप को मारता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर में, तो उसका हाल यही होगा, पब्लिक हैंगिंग, जो कि होती रही है इंटरनेशनली और रुकी है। आज सऊदी अरेबिया देखो, चेंज है कि नहीं? इसलिए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। आपने लॉ को इम्प्लीमेंट कर दो, हर चीज सब ठीक हो जाएगी, कोई अच्छी घबराने की बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, फिर मिट्टी पाओ तो फिर मिट्टी पाओ, तो फिर इस तरह ही होएगा। सर ये मामला तो ऐसा नहीं है। इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आती हूँ, यही कि इस मामले पे मट्टी नहीं पाई जा सकती। अगर हम देखते हैं सवात के अपने ही लोगों को, तो वो इतने बाशऊर हैं कि रैलीज निकाल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सवात के इलाकों में, पहाड़ों में जा रहे हैं, वहाँ पर सेमिनार्स कर रहे हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और एजेंडा क्या है? हम सवात में अमन चाहते हैं और दहशतगर्दी से इनकार करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर अभी वहाँ पर हाल ही में डिस्कशन भी हुई है। उन्होंने ये बताया कि ये इलाका हमने इस तरह से नहीं छोड़ना जिस तरह वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे सवाल आता है कि रेट ऑफ द स्टेट कहाँ है? रेट ऑफ द स्टेट में वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, वो जुलूस तो निकाल रहे हैं, वो अपने आप को उन लोगों के सामने एक्सपोज तो कर रहे हैं जो कल उनके कातिल होंगे। तो ये तो सोचना उनको चाहिए जिनका ये काम है। और ये अभी तमाशा बहुत बढ़ गया है। ये पिछले हम कई महीनों से इसी टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं कि ड्यून लाइन के पार से भी लोग आए, उन्होंने हमारी बाड़ भी उखाड़ी, फिर वो हमारे एक पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुए, और अब वो दाखिल होते होते आप देख लें गिलगित बिल्तिस्तान तक चले गए हैं। तो ये सोचना की बात नहीं है। किल देम, नो कॉम्प्रोमाइज़। और बिल्कुल बात ठीक कहता है पीजे। किससे बात करना चाह रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो? और दावड़ वगैरह जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, जब दावड़ वगैरह ने इनका मुकाबला किया अपने उस इलाके में, तो अब क्या हुआ है? अब वो इनके लोगों को कत्ल कर रहे हैं, दावड़ वगैरह के लोगों को, और रियासत के जो अदारे हैं उनकी मदद नहीं कर पा रहे। तो रियासत को इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहिए। और तुम्हारे पाकिस्तान के अवाम को कत्ल करने वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे इदारे के दुश्मन हैं, इस मुल्क की बुनियाद के दुश्मन हैं। सही, ठीक है। जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। दहशतगर्दाना हमले हुए शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से 16 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई ताकि सवात के इलाके में ये जो लाकानूनियत है इस पर काबू पाया जा सके। तो
कमेटी की कारकर्दगी क्या रही? देखिए, कमेटी की कारकर्दगी के अलावा पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत सब ने मिलकर एक बड़ी सीरियस एफर्ट की कि जो टीटीपी के कुछ ग्रुप्स हैं उनके साथ निगोसिएशन करके, तालिबान को इन्वॉल्व करके कि मामलात को अच्छे तरीके से किया जाए ताकि पाकिस्तान का ये पूरा एरिया पुरअमन रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिचुएशन चेंज हो गई और हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब तालिबान को दाइश और आईएस का सामना करना पड़ रहा है और वो ये समझते हैं कि अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है टू डिस्टेबलाइज तालिबान अगेन। ये उनकी परसेप्शन है। दूसरी तरफ टीटीपी के कुछ ग्रुप्स हैं जो अब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं और इस तरह की जो दहशतगर्दी वाले मामलात हैं उसमें जो एक परसेप्शन या कुछ इन्फॉर्मेशन चल रही है, इसके पीछे भी कुछ गैर मुल्की अनासर शामिल हैं जो पाकिस्तान के इस एरिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये एक हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और जो 10 सेकंड आपने कहे उसमें सिर्फ एक पॉइंट ये बचता है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उस नेशनल एक्शन प्लान के बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए। मैं ये समझता हूँ अगर बुराई आज छोटी है, एक छोटे स्केल पे दहशतगर्दी हो रही है, तो हमें अपने नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, सबको ऑन बोर्ड करें तो क्रश देम। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। पी जमीर साहब, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार साहब और नवीद चौधरी साहब। बात वही है कि जो पाक फ़ौज की जानिब से माजी में किए गए इन दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए उनका सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू करना होगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हमने देखा कि किस तरह अमन की बहाली में कारआमद साबित हुए। रिट ऑफ स्टेट को जो भी अनासर चैलेंज करते हैं उनके साथ आहीनी हाथों से निपटा जाना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अगर होगा तो इस तरह के मामलात पैदा नहीं होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।